हर रात जब शहर की चहल पहल थम जाती है, एक आदमी चुपचाप एक कोने में बैठता है। न कोई आवाज, न कोई शिकायत, बस इंतजार। उसका चेहरा थका हुआ है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जैसे वो हर टुकड़े में कोई दुआ छुपा कर ले जा रहा हो। कर्मचारियों के जाने के बाद वो जो करता है, उसे देखकर कई लोग आंखें फेर लेते हैं, लेकिन अगर आप एक पल के लिए रुकें, तो शायद आपकी आत्मा कांप उठे। सवाल यह नहीं है कि वह क्या करता है, बल्कि सवाल है क्यों। और जब आपको इसका जवाब मिलेगा, आप इस कहानी को कभी भूल नहीं पाएंगे। दिल्ली के पुराने हिस्से में स्थित श्री अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट हर शाम एक जाने माने व्यस्त बाजार के शोर के बीच शांत हो जाता था। लेकिन उस रात, जब किचन का आखिरी बर्तन धो दिया गया, जब वेटर अपनी नोटपैड बैंड कर रहा था और जब शहर की रौनक धीरे धीरे मंडले रही थी, तभी एक पुरुष जिसका नाम कोई नहीं जानता था, पिछले दरवाजे से अंदर आया। उसके पैरों में पुरानी हवाई चप्पल थी, पैरों के नखूं घिसे हुए और उसकी कुर्ती पे रंगीन दाग थे, पर उसके चेहरे पर कुछ था। एक थकन जो शारीरिक नहीं थी, बल्कि जैसे किसी अधूरे रिश्ते का बोझ हो। वो सीधा रेस्टोरेंट के एक अंधेरे कोने की तरफ चला गया, जहां कोई जाने अनजाने उसके लिए कुर्सी नहीं रखता था, लेकिन वो रोज वही बैठता था, बिना कुछ मांगे, बिना एक शब्द कहे। जब तक लास्ट वेटर चले जाते, तब तक वो वहीं बैठा रहता। फिर चुपचाप उठता, थलियों में बची हुई रोटियां, चावल या दाल छांट के एक पुरानी प्लास्टिक की थैली में भर लेता। हर दिन, हर शाम, बिना किसी नाराजगी के, बिना किसी आशा के। लेकिन सबसे अद्भुत बात थी, हर रात जाने से पहले वो किचन के काउंटर पर एक चमेली का फूल रख जाता। कई नौजवान कर्मचारी सोचने लगे कि शायद वो कोई सड़क पर रहने वाला भिखारी है, लेकिन पुराने वर्कर्स जानते थे कि कुछ अलग है उसमें। एक रात छोटे शेफ रमेश ने कहा था, भैया, वो आदमी किसी समय यहां का हिस्सा था, लेकिन कुछ हुआ था उसके साथ। तब से वो सिर्फ देखने आता है। फिर उस दिन वो आई, आयशा शर्मा, नए मैनेजर के रूप में। एमबीए डिग्री वाली, चंडीगढ़ से पढ़ी लिखी और डिसिप्लिन के लिए मशहूर। उसने पहली ही रात नोटिस किया कि कोई आदमी बिना परमिशन के अंदर घुस रहा है। उसके लिए यह सिर्फ एक सिक्योरिटी का मसला था, इमेज का मसला था। यह कोई धर्मशाला है क्या, उसने गुस्से में कहा। पर अगले दिन भी वही आदमी आया, वही चप्पल, वही थैला और वही चमेली का फूल। यूज दिन आयशा ने पहली बार उसे घूर के देखा, और कुछ पलों के लिए उस आदमी की आंखें उसकी आंखों से मिली। आंखों में कुछ था, जैसे वो उसे पहचानता हो, जैसे उसने उसे कभी खोया हो। उस पल में कुछ टूट गया आयशा के अंदर, एक अजीब सा संकेत। वो समझ नहीं पाई कि क्यों, पर उस रात ने उसके जीवन का रुख बदल दिया। उसने फैसला किया, मैं जानना चाहती हूं कि ये आदमी कौन है और इस चमेली के फूल का मतलब क्या है। कहीं कुछ छुपा था, एक राज, जो इस आदमी के साथ भी जुदा था और शायद उसके अपने अतीत से भी। उस रात, जब पूरी दिल्ली सो रही थी, रेस्टोरेंट के एक कोने में कोई आदमी चुपचाप बैठा था, और एक नई कहानी, एक नई जिंदगी बस शुरू होने ही वाली थी। आयशा उस रात देर तक रेस्टोरेंट के ऑफिस में बैठी रही। फाइल के पन्नों के बीच उस आदमी के चेहरे का संकेत धुंधती रही, जैसे कुछ छुप गया हो उन आंखों में जो उसने पहली बार देखी थी। उस आदमी का जिस्म थाका था, पर आंखों में एक चिंगारी थी, जैसे हर रात किसी इंतजार में गुजारता हो। लेकिन इंतजार किसका और क्यों? अगले दिन सुबह, जैसे ही वो किचन में न आई, उसने कर्मचारियों को बुलाया। उस आदमी कौन है, उसने सीधा सवाल पूछा। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, कोई बोलने को तैयार नहीं था। आखिर में वेटर अनिल ने धीरे से कहा, मैडम जी, हमें उसका नाम तक नहीं पता। साल भर से आ रहा है, रोज रात आता है और जाता है, कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ वही चमेली का फूल और वही थैला। एक और कुक ने बताया कि एक दिन उन्होंने यूज कागज के टुकड़े को जोर से पकड़े रोते देखा था, जैसे किसी की याद में हो या किसी की तलाश में, उन्होंने कहा। ये बातें आयशा को और अधिक उलझान में डाल गई। एक अजीब बेचैनी थी, जैसे कोई दर्द उन शब्दों के बीच से उसके अंदर घुस रहा हो। उसी रात, जब अब्दुल हान, अब उसका नाम उसने अपने मन में रख दिया था, अंदर आया, आयशा चुपचाप उसके पीछे चली गई। रेस्टोरेंट के पिछले दरवाजे से निकलकर अब्दुल नैरो गलियों से होते हुए चलने लगा।
दिल्ली के पुराने हिस्सों के बीच, जहां छतों पर कपड़े लटकते हैं और लोग छत से जिंदगी देखते हैं, वहां से गुजारता हुआ वो एक पुराने और सीलान भरे बिल्डिंग के सामने रुक गया। वो बिल्डिंग एक जमाने में किसी जमींदार की रही होगी, लेकिन अब उसकी दीवारें छील चुकी थी, रेलिंग जुंग से भर चुकी थी। अब्दुल सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते चढ़ते थक गया था, पर रुकता नहीं था। आयशा दूर से देख रही थी। हर कदम पर उसका दिल तेज धड़क रहा था। जब वो छत के नीचे छोटे से अपार्टमेंट में गया, तभी एक अजीब सी घटना घटित हुई। 3 छोटी बच्चियां भागते हुए उसके गले लग गई। दादू, उन्होंने चीख कर कहा। अब्दुल ने बिना कुछ कहे उन्हें पकड़ लिया। उसकी आंखें गीली हो चुकी थी। उसने अपना पुराना थैला खोला, उसमें से 3 एल्यूमिनियम की डब्बियां निकाली। रोटी, सब्जी, चावल सब एक एक करके उनके हाथों में दिए। आयशा का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने सोचा था वो किसी भिखारी या पागल आदमी के पीछे आ रही है, पर यहां तो एक दादा था जो रोज किसी को भूख से बचा रहा था। एक पिता जैसा जो बोलता कुछ नहीं था, पर हर पल जी रहा था उन बच्चियों के लिए। वो बच्चियां उसके कंधों पर चढ़कर हंस रही थी, जैसे दुनिया में सबसे बड़ा त्योहार हो। आयशा की आंखें भर आई। उसने पीछे मुड़कर चलना शुरू किया। हर कदम उसके लिए कठिन था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक आदमी जो रेस्टोरेंट की सफाई के बाद आता है, इतना गहरा डाढ़ और प्रेम छुपाए हो सकता है। और फिर एक और विचित्र बात हुई। जब उसने एक बारिश से भीगी दीवार के पास से गुजरना शुरू किया, उसे एक छोटी लड़की की आवाज सुनाई दी। मम्मी कब आएंगी ददू? अब्दुल ने कुछ पल चुप रहकर कहा, जब वक्त सही होगा वो जरूर आएंगी। वो जवाब आयशा के मन में गूंजता रहा। क्या माँ कभी वापस नहीं आई थी? क्या ये बच्चियां उसके अपने बचपन की तस्वीर जैसे थी, बिना माँ के सिर्फ किसी की प्रतीक्षा में? और अब्दुल, क्या वो बस दादा था, या उसके अंदर कुछ और भी था, कुछ जो बाहर दिखाई नहीं देता? अगली सुबह जब आयशा रेस्टोरेंट में आई, तो देखा किचन के काउंटर पर एक नया चमेली का फूल रखा हुआ था, एकदम ताजा। आंखों में आंसू लेकर उसने उसे उठाया, जैसे कोई प्रार्थना हो या किसी अतीत का स्पर्श। और उस पल, बिना किसी शक के, उसने अपने आप से कहा, ये कहानी सिर्फ इस आदमी की नहीं है, शायद ये कहानी मेरी भी है। अगले दिन सुबह जैसे ही आयशा ने श्री अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में कदम रखा, उसका पहला नज़र काउंटर पर पड़ा और उसका दिल एक पल के लिए थम गया। वहां हमेशा की तरह एक ताजा चमेली का फूल रखा था। उस फूल के सेफ्ट पंखुड़ियां अब उसे किसी शुभ समय का प्रतीक नहीं लग रही थी। उसमें कुछ और था, एक व्याथा, एक याद, एक कहानी जो कहने के लिए तड़प रही थी। उसने फूल उठाया। उसकी उंगलियों ने उसके नरमपन को महसूस किया, जैसे किसी ने चुपके से रात भर उसके लिए इंतजार किया हो। आयशा अब अब्दुल के प्रति गुस्से से भरी हुई नहीं थी, बल्कि कुछ और था उसके अंदर, एक खलबाली, एक उलझन जो उसे एक कदम और आगे ले जा रही थी। उसने फैसला किया कि वो दोबारा उस बिल्डिंग में जाएगी, इस बार बिना छिपकर, बिना डर के। वो जानना चाहती थी कि वो 3 बच्चियां कौन थी, उनका क्या रिश्ते था अब्दुल से, और वो महिला जिसकी यादों में वो बच्चियां अक्सर डूब जाती थी, मम्मी, वो कहाँ थी? दोपहर के बाद जब रेस्टोरेंट कुछ देर के लिए थमा, आयशा एक छोटी सी मिठाई का डब्बा लेकर उस बिल्डिंग की तरफ गई। उसने दरवाजा खटखटाया। खास सी खुशबू हल्दी और नमक की अंदर से आ रही थी। दरवाजा एक वृद्ध महिला ने खोला, जो पीछे से लगा कि पड़ोस वाली आंटी थी। आयशा ने अपना परिचय दिया और विनम्रता से पूछा, मैं अब्दुल अंकल के बारे में थोड़ा जानना चाहती हूँ। वो 3 छोटी लड़कियां, उनका क्या रिश्ते हैं उनसे? वृद्ध ने कुछ पल आयशा को घूरा, जैसे कुछ पहचानना हो, फिर धीरे से बोली, अब्दुल, अरे बेटा, सब लोग तो कहते हैं कि वो उनका दादा है, पर असली बात तो किसी को नहीं पता। उन बच्चियों की माँ सैरा 4 महीने पहले घर छोड़ गई थी। कहाँ गया, क्यों गया, किसी को कुछ नहीं पता। तब से ये आदमी ही है जो उनका सब कुछ बन गया है। आयशा ने आंखें नीचे झुका दी। क्या उसका कोई परिवार नहीं? उसने पूछा। एक जमाने में था, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ दिया था। बहुत पुरानी बात है, जब ये मोहल्ला भी नया था। आंटी ने एक गहरी सांस के साथ कहा। वापस आते वक्त आयशा के पैर बोझ से भरे लग रहे थे। उसने महसूस किया
जैसे अब्दुल किसी ऐसे गठबंधन का एक अकेला प्रतिनिधि हो जिसे दुनिया भूल चुकी हो। एक समर्पित पिता, एक आशा से जुदा इंसान। और उस समर्पण में कुछ तो था जो उसे उसकी अपनी कहानी से जोड़ता जा रहा था। रात में जब सब स्टाफ अपने काम में व्यस्त था, आयशा स्टाफ रूम के एक कोने में जाकर पुरानी फाइलों को देखने लगी। एक पतला सा रजिस्टर जो धूल में धक गया था, उसने उसका ढक्कन उठाया। उसमें पुराने रिकॉर्ड लिखे हुए थे, ऑर्डर स्लिप्स, सप्लायर के बिल्स और पुराने कर्मचारियों के नाम। एक नाम था अब्दुल खान और साथ में था एक पद, डिशवॉशर। 2001-2003। उसके बाद कुछ नहीं, जैसे वो अचानक गायब हो गया हो, जैसे किसी ने उसके जीवन का एक पूरा अध्याय मिटा दिया हो। रजिस्टर के पन्नों के बीच कुछ दाबा हुआ था, एक पुरानी काली सेव्ड तस्वीर। रेस्टोरेंट का फोटो था, रेनोवेशन के पहले का। सामने एक मुस्कुराता शेफ और उसके पीछे एक नौजवान लड़का, जिसे आयशा ने तुरंत पहचान लिया। वही आंखें, वही चीख जैसी खामोशी। अब्दुल उस तस्वीर के कोने में लिखा था, जीनत 2003। आयशा का दिल एक पल के लिए थामा। जीनत, ये तो उसकी माँ का नाम था, वो महिला जिसे उसने कभी नहीं देखा, जिसका नाम सिर्फ एडॉप्शन सर्टिफिकेट में लिखा था। और ये तस्वीर, क्या इसमें अब्दुल के साथ वही जीनत थी? उसने तस्वीर को हाथों में कस के पकड़ लिया, जैसे उसमें कुछ ऐसा हो जिसे टूटने नहीं देना चाहिए। उसकी सांसें तेज हो गई थी। क्या अब्दुल सिर्फ एक मजदूर था या कुछ और? उसने रिसेप्शन पे जाकर प्राचीन कर्मचारियों को ढूंढना शुरू किया। एक वृद्ध शेफ, जसपल जी, जो अब सिर्फ हफ्ते में एक बार आते थे, उस रात वहां थे। आयशा ने उनके सामने तस्वीर रखी। जसपल जी ने उस तस्वीर को देखा, फिर आंखें बैंड कर ली। एक गहरा खामोश समय बीता, फिर उन्होंने सिर्फ एक वाकया बोला। वो यहाँ का पहला आदमी था। सबसे पहले हाथ उसने लगाया था इस जमीन पर। लेकिन कुछ हुआ था जीनत मैडम के साथ। उसके बाद सब बदल गया। आयशा ने पूछा, क्या हुआ था? जसपल जी चुप रहे, सिर्फ कहना चाहे बिना कहा। कुछ बातें समय से पहले पता चलती हैं तो उनका बोझ संभालना मुश्किल होता है। उस रात जब आयशा घर गई, उसने लंबे समय बाद अपनी माँ के नाम को मन में दोहराया, जीनत, और साथ ही अब्दुल। उसने अपने मन में कहा, यह कहानी मैं पहली बार अपनी माँ के इतने करीब महसूस कर रही हूं। और किसी तरह उस आदमी के जरिए उसने देखा, सब कुछ जुड़ रहा था। चमेली का फूल, वही कॉर्नर की कुर्सी, एक पुराना तस्वीर और एक नाम, अब्दुल। सब कुछ छुप था, लेकिन अब जैसे सब कुछ बोलने के लिए तैयार था। आयशा के लिए नींद अब एक भूल चुकी आदत बन गई थी। उस रात जब उसने जीनत के नाम वाली तस्वीर देखी, कुछ अंदर से हिल गया था, जैसे कोई बंद दरवाजा जिसमें बरसों से ताला लगा हो, उसने अंदर से खुद खुलना शुरू कर दिया हो। वो सुबह सबसे पहले रेस्टोरेंट के पुराने हिस्से में गई, जहां एक सामान का पुराना स्टोर रूम था। वहां कभी जीनत का ऑफिस हुआ करता था और अब सिर्फ बेकार सामान और धूल का घर था। शेल्फ के ऊपर एक पुरानी किताब थी जिसका कवर फट चुका था। आयशा ने उसे उठाया और अंदर के पन्ने पलटने लगी। हर पन्ने में रेस्टोरेंट के पुराने दिनों की तस्वीरें थी, किचन स्टाफ, डिलीवरी बॉयज, और पीछे कभी कभी दिख जाता था एक आदमी जो अब आयशा के सपनों में आने लगा था, अब्दुल। हर तस्वीर में वो थोड़ा अलग था, कभी हंस रहा था, कभी काम में व्यस्त, लेकिन आंखों में हमेशा एक छुपी हुई व्यथा थी। फिर एक पुराने रजिस्टर के बीच में उसे कुछ मिला, एक फोटोग्राफ, छोटी सी काली सेव्ड। एक औरत काउंटर के पास खड़ी थी, उसका हाथ एक छोटी बच्ची के कंधे पर था और पीछे से एक आदमी उस दोनों को देख रहा था। उसकी आंखें उसकी आंखों से मिलती थी। तस्वीर के कोने में एक दरार थी, टूटी हुई सी, और उस दरार से गुजरती थी एक पहचान जो अब साफ हो गई थी। उस आदमी का चेहरा अब्दुल का था। उस तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था, जिसे देख आयशा का हाथ कांप गया। जीनत, तेरा साथ अधूरा रहा, पर तेरी याद पूरी है। आयशा ने तस्वीर को हाथों में लेकर एक गहरी सांस ली। क्या यही वो सच था जिसके बारे में सब चुप थे? क्या जीनत और अब्दुल के बीच कुछ था? क्या वो छोटी बच्ची, क्या वो खुद थी? उसने तुरंत पुराने कर्मचारियों से पूछना शुरू किया। रेस्टोरेंट में अब भी कुछ लोग थे जो 20 साल से जुड़े हुए थे, लेकिन सबके चेहरे पर एक ही भाव था, छुपाना। जैसे किसी ने उन्हें समझा दिया हो कि कुछ बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। सिर्फ एक व्यक्ति,
प्रेम सिंह, जो कभी किचन का हेल्पर था, थोड़ा झिझक के बाद बोला, मैडम जी, हम लोग तो बस काम करने वाले लोग थे, लेकिन सबको पता था कि जीनत जी और अब्दुल भैया के बीच एक रिश्ता था। पर ये दुनिया तो रिश्तों को नाम चाहती है, और जब नाम नहीं होता तो सिर्फ डांट बचा रहता है। आयशा ने अपने मन में सोचा, क्या इसी डांट की वजह से अब्दुल ने सब कुछ छोड़ दिया? रेस्टोरेंट, नाम, इज्जत, क्या उसने जीनत के लिए अपनी पहचान तक त्याग दी? वो दिन भर कुछ और तस्वीरें और कागज ढूंढती रही, जब तक एक पुरानी डायरी उसके हाथ नहीं लगी। डायरी जीनत के लिखने की थी और हर पन्ना उसके जीवन के टुकड़ों से भरा हुआ था। उस डायरी में एक जगह लिखा था, आज अब्दुल ने मुझे चमेली का एक फूल दिया। उसकी आंखें कुछ कह रही थी, पर मैं चुप रही। शायद कुछ रिश्तीन कहकर नहीं महसूस करके जिए जाते हैं। मेरे घर वालों ने उसे देखकर मुंह मोड़ लिया। वो चाहता था मैं कहूं, पर मैं डरा हुआ था। मां बन चुकी हूं, पर किसी को बता नहीं सकती। बस दुआ करती हूं, अगर मेरी बेटी कभी यहां आए तो उसे सच मिल जाए। आयशा डायरी के पन्ने पलाटती रही। हर वाकया एक आग था जो उसके अंदर की ठंड में ज्वाला बना रहा था। उसके पास सब कुछ था, डिग्री, पेड, नौकरी, पर उस रात उसने महसूस किया कि उसका असली पहचान अभी तक छुपा था किसी और के नाम में। उसने एक बार फिर अब्दुल को रेस्टोरेंट के काउंटर पर चमेली का फूल रखते देखा। उसका हाथ कंप रहा था, पर आंखें शांत थी। आयशा ने उससे कुछ कहना चाहा, पर ज़बान रुक गई। हर शब्द उसके गाले में अटक गया। उसने सिर्फ देखा, और इस बार उसने देखा एक पुरुष नहीं, एक पिता, एक रक्षक, एक अधूरा प्रेम का जीवित प्रतीक। उस रात घर लौटते वक्त आयशा ने अपनी मां की एक पुरानी तस्वीर अपने पास रखी। उसने पहली बार उसके चेहरे को ध्यान से देखा और उसमें अब्दुल की झलक पाई, जैसे दोनों एक ही कहानी के दो पक्ष हो, एक जो छोड़ गया था और एक जो छोड़ दिया गया था। अगले दिन उसने डिसाइड किया, अब वो इस कहानी को समझेगी बिना किसी डर के। उसे अपने उत्तर चाहिए थे, और वो अब्दुल के पास थे। उस आदमी के पास जो हर रात उसके आसपास होता था, पर कभी कुछ नहीं कहता था। लेकिन अब वक्त था कि वो भी कुछ कहे। आयशा का मन उस दिन कुछ भी और काम में नहीं लगा। किचन में नए मेनू की प्लानिंग चल रही थी, लेकिन उसके कान बार बार डायरी के उस पंक्ति पर जा रहे थे, अगर मेरी बेटी कभी यहां आए तो उसे सच मिल जाए। उसकी मां जीनत उसी रेस्टोरेंट की स्थापिका थी जहां आयशा अब मैनेजर थी, और अब्दुल वो एक कहानी का छुपा हुआ पत्र था जो सब कुछ जोड़ने लगा था, जैसे किसी पुरानी धुन की मिसिंग ताल या एक अधूरे गीत की अंतिम पंक्ति। उसने डिसाइड किया कि अब वो जीनत के पुराने ऑफिस को दोबारा खोल कर देखेगी, वही जिसे नए रेनोवेशन के बाद परमानेंटली लॉक कर दिया गया था। खस ऑफिस की चाबी अब भी एक पुरानी अलमारी में रखी थी, जिसे सिर्फ जनरल मैनेजर के पास रखा जाता था। आयशा ने बिना किसी को बताए चाबी उठाई और उस पुराने दरवाजे के सामने जाकर रुकी। दरवाजा खुला तो एक पुरानी खुशबू का झोंका उसके चेहरे से टकराया। हल्दी, लैवेंडर और चमेली की एक अजीब सी मिश्रित महक। रूम में सब कुछ वैसे का वैसा था, जैसे किसी ने वक्त रोक दिया हो। एक कुर्सी, एक राइटिंग टेबल, एक फोटो फ्रेम जिसमें जीनत एक छोटी लड़की को गोद में लिए मुस्कुरा रही थी। उस लड़की की आंखें आयशा जैसी थी। टेबल के एक कोने में एक पुराना सा काला धागे वाला कापी, यानी एक रेसिपी की डायरी पड़ी थी। आयशा ने धीरे से उसे खोला। शुरू के पन्नियों में जीनत के हाथों से लिखी हुई रेसिपीज थी। खट्टा मीठा कड़ी, जायकेदार आलू दम, राजमा चावल की परफेक्ट मात्रा। लेकिन जैसे जैसे वो पन्ने पलाटती गई, उनमें सिर्फ खाने की बात नहीं थी, उसमें जिंदगी थी। हर रेसिपी के नीचे एक पर्सनल टिप होता था। आज अब्दुल ने कहा नमक थोड़ा कम है, लेकिन उसकी आंखों में तारीफ छुपी थी। एक पन्ना था जहां लिखा था, आज उसने फिर से चमेली लाकर रखी। क्यों? मैं समझना चाहती हूं, लेकिन डरती हूं। अगर कभी उसने मेरी बेटी को गोद में उठाया तो शायद उसे अपना मान ले, लेकिन क्या दुनिया ये मानेगी? आयशा का दिल एक पल के लिए बैंड हो गया। वो डायरी अब सिर्फ एक कुकबुक नहीं थी, वो प्रेम पत्रा थी। एक ऐसा प्रेम जिसे दुनिया ने नाम नहीं दिया, पर जिसने रोटियों में स्वाद और फूलों में खुशबू भर दी थी। पन्ने के अंतिम हिस्से में एक फोल्डेड कागज मिला, एक पत्रा जिसे कभी भेजा नहीं गया। वो लिखा था जीनत के हाथों से, आंखों से
आंसू बहते हुए आयशा ने पढ़ना शुरू किया। अगर मेरी बेटी कभी वापस आए तो उसे कहना मैंने उसे ठुकराया नहीं, छुपाया था। समाज से, अपने डर से, और शायद खुद से भी। अब्दुल उससे पहले ही जुड़ गया था, जब वो मेरी कोख में आई भी नहीं थी, लेकिन मैंने उसे दूर कर दिया, दोनों को। अगर वो पढ़ रही हो तो जान लो, तुम प्यार की निशानी हो, शर्म की नहीं। आयशा ने वो पत्र सीने से लगा लिया। उसका दिल अब टूट नहीं रहा था, लेकिन फिर भी भारी था। हर सच के साथ एक डांट भी आता है। उसने डायरी को वापस कवर में रखा, लेकिन पत्रा को अलग रखा। उसे लगा जैसे उसकी माँ ने उसे एक अंतिम बार गले लगाया हो। उस रात जब अब्दुल जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर आया, आयशा उसे छुप कर देख रही थी। हर दिन की तरह उसने काउंटर पर एक चमेली का फूल रखा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसका हाथ कांप रहा था, उसकी पीठ झुकी हुई थी जैसे उसने हर राज अपने कंधों पर ढोया हो। लेकिन उसने एक पल के लिए सिर उठाकर आयशा की तरफ देखा। आंखों में वही गहराई थी जो माँ के फोटो में थी। वो कुछ पल तक वहीं खड़ी रही। उसके पैर आगे बढ़ने को कह रहे थे, पर जुबान चुप थी। हर सच बोलने से पहले एक संकोच होता है, हर राज खोलने से पहले एक भय। लेकिन उसे अब ये भय नहीं था। अब वो जानना चाहती थी, और कहना भी। उसने उस डायरी के एक पन्ने पर एक छोटी सी पंक्ति लिखी और रात के बाद किचन के काउंटर पर फूल के पास छोड़ दी। उसमें लिखा था, अगर किसी दिन आप सच बताने को तैयार हों तो मैं सुनने को तैयार हूं, आयशा। अगली सुबह जब वो रेस्टोरेंट पहुंची, फूल वैसे का वैसा था, लेकिन उसके नीचे एक छोटा सा चांदी का लॉकेट था। उसके अंदर एक पुरानी फोटो थी, जीनत, अब्दुल और एक 3 साल की बच्ची, जिसे आयशा ने पहचान लिया। खामोशी में भी कुछ आवाजें होती हैं, और आयशा ने वो आवाज सुन ली थी। आयशा ने चांदी का लॉकेट जब खोला, उसकी उंगलियां कांप रही थीं। अंदर की तस्वीर देखकर उसका पूरा शरीर जैसे सिहर गया। तस्वीर में 3 लोग थे, जीनत, अब्दुल और वो खुद, एक छोटी बच्ची के रूप में, अपनी माँ की गोद में मुस्कुराती हुई। ये कोई संयोग नहीं हो सकता था। उसके जीवन की सबसे बड़ी पहेली अब जवाब मांग रही थी। उसके मन में एक ही सवाल लगातार घूम रहा था, अगर अब्दुल सिर्फ एक कर्मचारी था तो उसके पास ये लॉकेट क्यों है? और अगर वो सिर्फ माँ का दोस्त था तो उसे मेरी तस्वीर क्यों मिली? इस बार उसे केवल भावनाओं से जवाब नहीं चाहिए था, उसे कानूनी, ठोस, लिखित सबूत चाहिए था। और उसके लिए उसे लौटना पड़ा जहां से सब शुरू हुआ था। दिल्ली नगर निगम का पुराना रजिस्ट्रार ऑफिस, जहां 2000 के दशक के दस्तावेज आज भी पुराने रैक और दीमक लगे रजिस्टरों में छिपे पड़े थे। उसने एक छुट्टी ली और सीधे चांदनी चौक के पास स्थित उस दफ्तर पहुंची, जहां पुराने संपत्ति और व्यापार के दस्तावेज रखे जाते थे। वहां धूल भरे फाइलों में से तलाश करना किसी सुई को भूसे के ढेर में ढूंढने जैसा था। लेकिन आयशा की जिद में अब किसी चीज की कमी नहीं थी। करीब 3 घंटे की तलाश के बाद उसे एक फाइल मिली, श्री अन्नपूर्णा भोजनालय, 1999, 2004। उसका दिल धड़कने लगा। फाइल के पहले पन्नों में जो नाम लिखा था, उसने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच दी। प्रोप्राइटर अब्दुल खान। उसके नीचे जीनाट का नाम था, लेकिन सक्सेसर के रूप में। दस्तावेज पर दिनांक था 14 मई 2003 और रिमार्क्स में लिखा था, ड्यू टू मेडिकल कंडीशन एंड पर्सनल रिक्वेस्ट, मिस्टर खान हैज ट्रांसफर्ड complete ownership to Miss Zinat Bano. No monetary transaction recorded. आयशा ने गहरी सांस ली। अब्दुल ने माँ को सब कुछ सौंप दिया था, बिना एक पैसा लिए, सिर्फ इसलिए कि जीनात आराम से जी सके। उस वक्त जीनात गर्भवती थी, आयशा उसके गर्भ में, और अब्दुल ने अपना सब कुछ, नाम, मेहनत, पहचान, चुपचाप त्याग दिया था। वह थककर वहीं कुर्सी पर बैठ गई। रजिस्ट्रार की पुरानी लकड़ी की मेज पर उसकी हथेलियां कांप रही थीं। उस एक फाइल ने जैसे उसके जीवन की धुरी ही घुमा दी थी। तो क्या मैं उसी आदमी की बेटी हूं जिसे पूरी दुनिया ने सिर्फ बचा खुचा खाना उठाने वाला बूढ़ा समझा? उसने मन में सोचा। और फिर वो वाक्य जो जीनाट की डायरी में था, उसके जहन में गूंजा, मैंने उसे ठुकराया नहीं, छुपाया था। अब्दुल ने सब कुछ खोया था, सम्मान, व्यापार, अपनी संतान, फिर भी कभी शिकायत नहीं की। एक फूल रखता रहा हर दिन, जैसे हर रोज एक प्रार्थना करता हो कि शायद किसी दिन उसकी बेटी लौटे
और उसे पहचाने। रात को जब आयशा घर लौटी, उसने अपने बिस्तर पर लॉकेट, दस्तावेज की कॉपी और अपनी माँ की डायरी रखी और देर तक बस देखती रही। वो रो नहीं रही थी, आंसू सूख चुके थे। अब सिर्फ एक शांति थी, एक तीखी, बेचैन करने वाली शांति। अगले दिन उसने अब्दुल को फिर उसी कोने में देखा। वो आई, लेकिन कुछ नहीं बोली। बस उसके पास एक पुराना बक्सा रख दिया जिसमें फाइल की एक कॉपी थी और ऊपर एक छोटा सा नोट। मैं जान गई हूं, पर समझने में वक्त लगेगा। आप जो हैं वो दुनिया कभी नहीं जान पाई, लेकिन अब मैं जानती हूं। आपकी आयशा। अब्दुल ने वो बक्सा उठाया और पहली बार उसने आयशा की आंखों में सीधा देखा। उस नजर में ना अफसोस था, ना अपराध बोध, बस एक लंबा इंतजार जो अब खत्म हो चुका था। उस रात आयशा ने सोने से पहले अपने रजिस्टर में एक लाइन लिखी, कभी कभी जो भूले हुए दस्तावेज होते हैं वो ही हमारी पहचान लिखते हैं। उसे अब पता था, वो सिर्फ एक रेस्तरां की मैनेजर नहीं थी, वो एक अधूरी कहानी की आखिरी पंक्ति थी। और अब ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, ये अब्दुल की भी थी। श्री अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट का एक एक कोना आयशा के लिए अब पहचान से परे एक गहरे रिश्ते का प्रतीक बन गया था। हर चम्मच की खनक, हर मसाले की खुशबू और हर चमेली का फूल जैसे एक कहानी का हिस्सा बन चुका था। एक कहानी जिसमें वो खुद भी एक किरदार थी, लेकिन जिसे उसने कभी लिखा नहीं था, सिर्फ जिया था। उस रात आयशा ने एक निर्णय लिया। अब वक्त था अब्दुल से सामना करने का, ना किसी राज के पीछे छुपकर, ना किसी संकोच में बैंड होकर। उसने सभी स्टाफ को वक्त से पहले घर भेज दिया, सारी लाइट्स बैंड कर दी, सिर्फ एक टेबल पर एक पीला बल्ब चालू छोड़ा। वही कोना जहां अब्दुल हर शाम चुपचाप बैठता था, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे। जब घड़ी ने 10 बजाए, पिछले दरवाजे से हमेशा की तरह वही चप्पलों की हल्के पड़छापों की आहट सुनाई दी। आयशा की सांसें तेज हो गई। अब्दुल अंदर आया, लेकिन उसने तुरंत उसे एक झिलमिलाती रोशनी के नीचे आयशा को बैठे देखा। पहली बार उसके कदम ठहरे। उसकी आंखों में एक झलक थी, जैसे किसी पुराने जख्म को छुपाते वक्त होती है। मैं आपका इंतजार कर रही थी, आयशा ने कहा। उसकी आवाज में थोड़ा सापेक्ष, थोड़ा कंपान था। अब्दुल ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ धीरे से अपनी आंखों से पूछा, अब? आयशा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसमें था वही छोटा चांदी का लॉकेट जिसमें एक पुरानी तस्वीर थी, जीनत, अब्दुल और एक नन्ही आयशा। क्या आप मुझे बताएंगे, आखिर आप कौन हैं? अब्दुल ने थोड़ा समय लिया, फिर जैसे वक्त ने अपने आप को धीमी चाल में चला दिया हो, उसने अपने पॉकेट से एक और तस्वीर निकाली। तस्वीर में जीनत एक डायरी लिख रही थी और पीछे से अब्दुल उसे दिख रहा था। वही आंखें, वही व्याथा। मैं उस कभी नहीं भूल पाया, उसने आवाज में हल्का सा ठहराव लाते हुए कहा, पर सब कुछ छोड़ दिया था, क्योंकि उसने कहा था, अगर दुनिया जाने कि हम दोनों ने एक साथ जीना चाहा, तो तुम्हें सब कुछ खोना पड़ेगा। और मैंने खुशी से सब कुछ दे दिया, सिर्फ एक बात नहीं दी, तुम्हारी यादों का हक। आयशा की आंखों में आंसुओं का समंदर था, लेकिन उसने उन्हें छुपाया नहीं। मुझे क्यों नहीं बताया? इतने सालों तक आप पास थे, पर कभी पास नहीं आए। अब्दुल ने एक गहरी सांस ली, जैसे उसका हर शब्द एक बोझ हो। मैं हर जगह था, स्कूल के गेटे के पास, तुम्हारे भरतनाट्यम के पहले स्टेज के नीचे, एग्जाम के रिजल्ट के दिन, पर बद दूर से तुम्हारे बग में जो चमेली मिलती थी वो मैं रखता था। शायद तुमने कभी सोचा हो कि कोई फ्रेंड देता होगा। आयशा अब कभी भी टूट सकती थी। और जब मैं रोती थी, क्या आप देखते थे? मैं देखता था, अब्दुल ने कहा, और कुछ नहीं कर पाता था। एक पल के लिए दोनों चुप रहे, सिर्फ किचन से टपकती पानी की आवाज सुनाई दे रही थी और उन दोनों के बीच में एक लम्हा जिसमें पूरी जिंदगी का बोझ छुपा था। फिर आयशा ने एक कदम आगे बढ़ाया। अगर आप चाहें तो मैं आपको बाबा कह सकती हूं। अब्दुल ने आंखों से ही हां कहा, पर जुबान से कुछ नहीं बोल पाया। उसकी आंखों से एक आंसू निकला और चमेली के फूल पर टपक गया, जो उसने आज भी काउंटर पर रखा था। उस रात आयशा ने कुछ भी ऑफिशियल नहीं किया, कोई प्रेस रिलीज, कोई पब्लिक डिक्लेरेशन नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति से उसका सच जाना और एक रिश्ते को नाम दिया। उसने सिर्फ एक बात सोची, कभी कभी सब कुछ जानकर भी चुप रहना पड़ता है, क्योंकि कुछ रिश्ते सिर्फ दिल से समझे जाते हैं, दस्तावेजों से नहीं। जाते वक्त अब्दुल ने पहली बार उससे गाले लगाया, उसकी चादर से हल्दी,
धूल और एक पुरानी पहचान की महक आ रही थी। आयशा ने महसूस किया जैसे अपना अधूरा हिस्सा उसके अंदर वापस आ गया हो। रेस्टोरेंट अब वही था, लोग वही थे, बट सब कुछ बदल चुका था। आयशा उस रात रेस्तरां से बाहर निकली तो दिल्ली की हवा कुछ अलग महसूस हुई। हल्की सर्दी थी, लेकिन उसके अंदर जो कुछ चल रहा था वह किसी भी मौसम से भारी था। उसके कंधों पर अब कोई व्यावसायिक जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि एक गहरी पारिवारिक विरासत का बोझ था, जिसमें प्यार, त्याग और अधूरेपन की महक थी। वो सीधे चल पड़ी गली नंबर 24 की ओर। वही गली जहां उसका बचपन बीता था, जहां उसके दत्तक पिता उसे लेकर टहलते थे, जहां उसकी माँ, जिन्हें उसने माँ ही माना था, हर शाम खिड़की पर खड़ी होकर उसका इंतजार करती थी। आयशा को याद था कि उसी गली में अक्सर रात के समय कोई एक अजनबी छाया सी उसके पीछे पीछे दिखती थी। कभी इतनी नजदीक कि उसकी परछाई आयशा की परछाई से मिल जाती, और कभी इतनी दूर कि संदेह हो जाए क्या सच में कोई था। उसके दत्तक पिता अक्सर कहा करते थे, बेटा कोई ऊपर से तुझे देखता है, तुझ पर दुआएं करता है। आयशा को वो बातें तब बच्चों की कहानियां लगती थीं, लेकिन अब जब सच सामने आ चुका था, वो हर बात में एक नई सच्चाई दिखने लगी थी। वो उसी गली के मोड़ पर पहुंची जहां एक टूटी हुई बेंच थी। वहीं कभी एक वृद्ध आदमी बैठकर बच्चों को हंसते हुए देखा करता था। आज वो बेंच खाली थी, लेकिन आयशा को लगा जैसे किसी की उपस्थिति अब भी वहां हो। उसने एक पल को आंखें बंद की और वो सारी यादें जैसे पर्दे की तरह सामने खिंच गईं। उसे याद आया स्कूल के बैग में मिलने वाला चमेली का फूल, जिसकी खुशबू माँ को भी नहीं भाती थी, या वो नन्हा चिट्ठी का टुकड़ा जो एक बार उसकी हिंदी की किताब में मिला था, जिसमें सिर्फ लिखा था, तू मुस्कुराती है तो दुनिया रोशन लगती है। आयशा को तब लगा था कि कोई सहपाठी उसे छेड़ रहा है। आज पता चला कि वो कोई लड़का नहीं था, बल्कि एक पिता था जो प्यार जताने की इजाजत नहीं रखता था, सिर्फ दुआ करने का हक रखता था। वो खड़ी रही वहीं, जैसे उस गली से कुछ और उभर कर आने वाला हो, और फिर जैसे वक्त ने अपना चेहरा मोड़ा, सामने की बालकनी में एक बूढ़ा चौकीदार दिखाई दिया, वही जो उस मोहल्ले की हर परछाई पहचानता था। उसने आयशा को देखते ही धीरे से कहा, बेटा आज बहुत दिन बाद तुझे देखा, अब्दुल भैया के बारे में तो तू जान ही गई होगी। आयशा ने सिर हिला दिया, उसकी आंखें भर आईं। चौकीदार ने धीरे से कहा, हर रात वो यहां आकर तुझे देखने की कोशिश करता था, कभी स्कूल की यूनिफॉर्म में, कभी कॉलेज की साड़ी में, पर बस दूर से तुझसे मिलने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाया। बस एक दिन मुझे कहा था, वो खुश है, बस इतना काफी है। आयशा अब समझ चुकी थी, जिन आंखों ने उसे बचपन में देखा था, वो आंखें उसकी रक्षा में थीं। वो उसका पीछा नहीं कर रहे थे, बल्कि उसकी छांव बनकर हर गली, हर मोड़ पर उसका सहारा बने हुए थे। वो धीरे धीरे उस मकान के पास पहुंची जहां उसका बचपन बीता था। दरवाजा बंद था, खिड़की के शीशे पर हल्की सी धूल जमी थी। उसने अंगुली से उस धूल पर एक शब्द लिखा, बाबा। रात गहराने लगी थी, लेकिन आयशा के भीतर एक रोशनी जल रही थी। उसका अतीत अब कोहरा नहीं था, वो साफ था, पूरा था और बेहद जज्बाती भी। वापसी के रास्ते में जब वो मुख्य सड़क पर पहुंची तो अचानक हल्की हवा चली। किसी ने पास से गुजरते हुए धीरे से कहा, आयशा। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन फिर वही चमेली की खुशबू उसकी सांसों में उतर आई। उसे पता था वो नहीं दिख रहा, लेकिन मौजूद है। अब्दुल, उसका पिता, उसकी परछाई बन चुका था। उस रात पहली बार आयशा ने अपनी माँ और पिता दोनों को महसूस किया, एक साथ एक ही जगह पर, और उस खामोश गली नंबर 24 में, जहां कभी सिर्फ सवाल थे, अब जवाब गूंजने लगे थे। आयशा ने उस रात गली नंबर 24 की खामोशी में जो महसूस किया था, वह सिर्फ भावनाओं का प्रवाह नहीं था, वह एक निर्णय था, चुप रह जाने का। अब्दुल को दुनिया के सामने पिता कहने का मोह था, लेकिन उससे बड़ा था वह सम्मान जो उसने अपने मौन से कमाया था। अगले दिन आयशा ने श्री अन्नपूर्णा के स्टाफ को एक सामान्य सी सूचना दी, रेस्टोरेंट की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इस रविवार एक विशेष रात्रि भोज आयोजित किया जाएगा। सभी पुराने कर्मचारियों, नियमित ग्राहकों और पूर्व स्टाफ को आमंत्रित किया जाएगा। उसने किसी को वजह नहीं बताई,
न ही यह जताया कि यह आयोजन दरअसल किसी एक व्यक्ति के नाम एक मौन सम्मान होगा, जिसका नाम कागजों में नहीं था, पर जिसकी आत्मा हर दीवार में बसी थी। आयशा ने व्यक्तिगत रूप से पुराने बिल बुक्स, रजिस्टर और ग्राहक विवरणों से लोगों की सूची निकाली। उन सभी को निमंत्रण भेजा गया जिनके जीवन में कभी अब्दुल ने किसी न किसी रूप में सेवा की थी, लेकिन अब्दुल को आमंत्रण नहीं भेजा गया। वह विशेष अतिथि नहीं था, वह मंच पर नहीं था, वह हर उस कोने में था जहां एक बार किसी ने रोटी खाई थी और बाद में धन्यवाद दिए बिना चला गया था। रविवार की शाम आई। रेस्टोरेंट को सादगी से सजाया गया था। न रंग बिरंगे गुब्बारे, न तामझाम, बस हर मेज पर एक छोटी कटोरी में रखा था एक चमेली का फूल। रसोई से वही पुरानी खुशबू आ रही थी, हल्दी, घी और प्यार की। आयशा ने कोई बड़ा भाषण नहीं दिया, बस एक खामोश क्षण मांगा सबके बीच। फिर उसने अपनी माँ जीनत की वह अधूरी चिट्ठी निकाली जिसे कभी भेजा नहीं गया था। वह चिट्ठी जो उसने रेसिपी की डायरी के अंतिम पन्ने में पाई थी। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन हर शब्द सीधे दिल से निकला। अगर मेरी बेटी कभी वापस आए तो उसे कहना मैंने उसे ठुकराया नहीं, छुपाया था, समाज से, अपने डर से और शायद खुद से भी। अब्दुल उससे पहले ही जुड़ गया था, जब वो मेरी कोख में आई भी नहीं थी, लेकिन मैंने उससे दूर कर दिया। दोनों को सुनते ही कई आंखें नम हो गईं। पुराने स्टाफ ने एक दूसरे को देखा, जिन्होंने अब्दुल को सिर्फ एक चुप बुजुर्ग समझा था। उन्हें अब समझ आया कि उनके सामने हर रोज इतिहास खड़ा होता था और वो सब मौन में दबा रहता था। आयशा ने फिर एक खाली कुर्सी की ओर इशारा किया, जो कोने में लगी थी, जहां अब्दुल हर रात आता था। उस कुर्सी पर कोई नहीं बैठा था, सिर्फ एक सफेद कपड़ा बिछा था और उस पर रखा था एक चमेली का फूल। ये कुर्सी आज से हमारे रेस्टोरेंट की सबसे महत्वपूर्ण कुर्सी होगी, आयशा ने कहा। यह उन सभी के लिए है जिनकी मेहनत कागजों पर नहीं लिखी जाती, जिनकी उपस्थिति अनुपस्थिति में सबसे ज्यादा महसूस होती है। दूर रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार के पास एक व्यक्ति चुपचाप खड़ा था, हल्के भूरे कुर्ते में, कंधे पर पुरानी चादर डाले हुए। अब्दुल वहीं था, पर कोई उसे नहीं देख रहा था। वो सिर्फ देख रहा था, बिना भीतर आए, बिना कुछ बोले। आयशा की नजर उससे मिली। वो मुस्कुराया नहीं, पर उसकी आंखों में एक संतोष था, जैसे वर्षों से थामे रखे आंसू अब बहने नहीं, बस सोख लिए गए हों। आयशा ने उसे कोई संकेत नहीं दिया, बस हल्के से सिर झुकाया, जैसे कह रही हो, मैंने तुम्हें पहचान लिया, लेकिन तुम्हारी मौन की शपथ का आदर करती हूं। रात के खाने के बाद जब लोग विदा लेने लगे, आयशा ने बच्चों को रसोई दिखानी शुरू की। वहां काम करने वाले वृद्ध कुक्स ने भी बच्चों को बताया कि कैसे एक समय में एक बुजुर्ग आदमी बिना वेतन काम करता था। कभी सब्जी छांट देता, कभी झूठे बर्तन खुद उठाता, कभी बस मुस्कुराता। तीनों बच्चियां, वही जिनके लिए अब्दुल हर रात खाना ले जाता था, भी रेस्टोरेंट में थीं। उन्हें नहीं बताया गया कि वहां बैठा आदमी उनका दादा था, पर उनमें से सबसे छोटी ने कोने की कुर्सी की ओर इशारा करते हुए पूछा, वहां कोई क्यों नहीं बैठता? आयशा ने झुककर उसका हाथ थामा और मुस्कुराकर कहा, क्योंकि कुछ लोग इतने खास होते हैं कि हम उन्हें सिर्फ महसूस करते हैं, देख नहीं पाते। उस रात्रि भोज का कोई समाचार पत्र में जिक्र नहीं हुआ, ना ही सोशल मीडिया पर कोई वीडियो वायरल हुआ, लेकिन उस रात श्री अन्नपूर्णा के दीवारों ने मौन में एक कहानी सुनी, जो सालों तक अनकही रही। और कोने की वो कुर्सी, जहां हर रात एक आदमी सिर्फ इस उम्मीद में बैठता था कि शायद एक दिन कोई उसे देखे, अब हमेशा खाली रहने वाली थी, सम्मान के साथ, मौन के साथ। सवेरे की हवा में दिल्ली का एक अजीब सा सन्नाटा था। श्री अन्नपूर्णा के सामने की सड़क पर चाय के ठेले वाले ने रोज की तरह स्टोव जलाया, लेकिन आयशा को उस दिन की सुबह सामान्य नहीं लगी। जब वह रेस्टोरेंट पहुंची तो दरवाजे पर कुछ रखा हुआ था, एक पुरानी प्लास्टिक की थैली, हल्के रंग की, किनारे से फटी हुई। आयशा कुछ पल तक बस देखती रही। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे पहचानने में देर नहीं लगी। वही थैली थी जिसमें अब्दुल हर रात बचा हुआ खाना लेकर जाता था, लेकिन आज वो थैली वहीं थी। उसने धीरे से झुककर उसे उठाया। अंदर 3 स्टील की डिब्बियां थीं, एक में दाल, दूसरी में चपातियां और तीसरी में हलवा।
ऊपर एक सफेद रुमाल रखा था जिसमें एक चमेली का फूल सहेजा गया था, अब थोड़ा मुरझाया हुआ, और उसके नीचे एक लिफाफा था, भूरे रंग का, बिना किसी नाम के, बस एक शब्द लिखा था, बेटी के लिए। आयशा ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें एक चिट्ठी थी, हाथ से लिखी गई, पुरानी स्याही से, अब्दुल की लिखावट में। आयशा, अब मैं जा रहा हूं। नहीं, कहीं दूर नहीं, बस वहां जहां अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। सालों तक मैंने तुम्हें दूर से देखा, सोचा कि शायद एक दिन तुम मुझे पहचानोगी। तुमने पहचाना, और इतना ही मेरे लिए काफी है। अब वो 3 परी जैसे बच्चे मेरे नहीं रह गए हैं, अब वो तुम्हारे हैं। मैंने उनके लिए सब इंतजाम कर दिया है, स्कूल, देखभाल, राशन कार्ड, यहां तक कि हर महीने की एक छोटी सी रकम जो मेरी मजदूरी से बची थी। किसी को जरूरत नहीं जानने की कि मैं कौन हूं। उन्हें सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि अब उन्हें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। रेस्टोरेंट अब तुम्हारा है, लेकिन इसमें मेरी आत्मा तब तक रहेगी जब तक कोई कोने की उस कुर्सी पर बैठने की हिम्मत नहीं करता। मत हटाना उसे, क्योंकि वो मेरी आखिरी पहचान है। मैंने अपनी सारी कागजी चीजें, नाम, हस्ताक्षर सब छोड़ दिए हैं। सिर्फ तुम्हें दे रहा हूं ये डिब्बा जिसमें कभी खाना होता था, और अब मेरी विदाई का स्वाद। खुश रहना, और अगर कभी मेरी याद आए तो बस एक चमेली रख देना उस कुर्सी पर। मैं आ जाऊंगा, बिना आवाज के। अब्दुल। आयशा ने चिट्ठी को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन ये आंसू शोक के नहीं थे, ये स्वीकार के थे, मानो कोई अधूरा संवाद पूरा हुआ हो। वो तुरंत उस इमारत की ओर दौड़ी जहां अब्दुल रहा करता था। जब वो वहां पहुंची तो कमरा खाली था, न चारपाई, न बर्तन, न तस्वीरें, कुछ भी नहीं, जैसे कोई वहां कभी था ही नहीं। एक पड़ोसी ने सिर झुकाते हुए कहा, वो आज सुबह बहुत जल्दी निकल गए, बोले कहीं जरूरी जाना है, और फिर बस नहीं लौटे। आयशा की छाती में एक खालीपन उतर गया। अब्दुल का जाना कोई पलायन नहीं था, वो एक समर्पण था। उस पिता का जो अपनी सारी भूमिकाएं निभा चुका था, उसने वापसी में रिक्शा नहीं लिया। वो पैदल चलती रही। उसके भीतर एक अजीब शांति थी। उसकी उंगलियों में अब भी वही डिब्बियां थीं जिनमें कभी मोह, भूख और प्रेम समाया करता था। शाम को जब रेस्टोरेंट बंद हुआ, आयशा ने वो डिब्बियां उसी कोने की मेज पर रखीं। कुर्सी अब भी खाली थी। उसने फूल रखा, हलवा एक कटोरी में निकाला और उसी कुर्सी के सामने बैठकर खाया। हर निवाले में उसे अपने बचपन की याद आई। एक वो भूली बिसरी मिठास जो न किसी मिठाई की दुकान में थी, न किसी रसोई में, बस एक पिता की चुप मेहनत में थी। किचन से एक हल्की सी हवा चली, और आयशा को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। पीछे मुड़ी, कोई नहीं था, लेकिन हवा में वही पुरानी महक थी, चमेली की। उसने आंखें बंद कीं और बुदबुदाई, आप अब भी यहीं हैं बाबा, मैं जानती हूं। और उस रात श्री अन्नपूर्णा पहली बार पूरी तरह शांत था, लेकिन उस खामोशी में एक सच्चाई गूंज रही थी। एक आदमी गया नहीं था, वो अपनी बेटी की जिंदगी में हमेशा के लिए बस गया था। श्री अन्नपूर्णा अब केवल एक रेस्तरां नहीं था, ये एक स्मारक बन चुका था, एक ऐसी आत्मा का जिसने अपने जीवन की हर सांस किसी और के लिए जी। अब्दुल के जाने के बाद आयशा ने कई दिन कुछ नहीं कहा, कोई घोषणा नहीं की, कोई श्रद्धांजलि नहीं दी। लेकिन हर सुबह जैसे ही वह रेस्टोरेंट में प्रवेश करती, उसकी नजर सीधी उस कोने की कुर्सी पर जाती जहां अब रोज एक चमेली का फूल रखा जाने लगा था। बिना किसी आदेश के, बिना किसी नियम के। वो फूल कौन रखता था, कोई नहीं जानता। शायद कोई वेटर, शायद कोई ग्राहक, शायद खुद आयशा। लेकिन अब वह एक परंपरा बन चुका था, उस मौन की परंपरा जिसमें अब्दुल ने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी थी। कई दिनों तक आयशा सोचती रही कि अब आगे क्या। क्या वह बस एक सामान्य प्रबंधक बनी रहेगी, या क्या वह अब्दुल की तरह कुछ ऐसा करेगी जिससे किसी और की भूख मिटे, किसी और की तकलीफ कम हो। एक सुबह जब वह सफाई कर्मचारी को बासी खाना कचरे में फेंकते देख रही थी, तो उसके जहन में एक विचार कौंधा, कितने अब्दुल इस शहर में हैं जो बिना बोले भूख से लड़ते हैं। उसी शाम आयशा ने रेस्टोरेंट के कर्मचारियों को इकट्ठा किया और एक घोषणा की, अब से हर रात जो खाना बचता है वो किसी कूड़ेदान में नहीं जाएगा।
वो उन लोगों के पास जाएगा जो खामोश हैं लेकिन भूखे हैं। और इसी तरह शुरू हुआ जैस्मिन कॉर्नर, एक पहल जो बिना शोर शराबे, बिना प्रचार के, हर रात रेस्टोरेंट की पिछली गली में खाने के पैकेट बांटती थी। कोई नाम नहीं पूछता, कोई सवाल नहीं करता। हर पैकेट के ऊपर बस एक सफेद स्टिकर होता था जिसमें लिखा होता, प्यारे बाबा के लिए। धीरे धीरे श्री अन्नपूर्णा के पुराने ग्राहक लौटने लगे, लेकिन अब उनके आने की वजह सिर्फ खाना नहीं था। वो उस सादगी को महसूस करने आते थे जो अब हर थाली में परोसी जाती थी। एशा ने रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार के ऊपर एक नई पट्टिका लगवाई। न वो संगमरमर की थी, न किसी महंगे धातु की। वो एक पुरानी लकड़ी से बनी एक पतली तख्ती थी जिस पर हाथ से खुदा हुआ था, स्थापना। उन हाथों से जो कभी कुछ नहीं मांगते थे पर हमेशा सब कुछ दे जाते थे। उसके नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, श्री अन्नपूर्णा, जहां आत्मा को भोजन मिलता है। वक्त बीतता गया लेकिन अब्दुल की मौजूदगी हर चीज में बनी रही। आयशा जब कभी किसी कोने में खड़ी होती तो उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा है। किसी दिन किचन के दरवाजे के पास से चमेली की खुशबू बहती थी तो कभी अकस्मात स्टील की थाली गिर जाती थी, बिना किसी कारण के। लेकिन सबसे ज्यादा वो एक दिन हुआ जब एक बच्ची रेस्टोरेंट में आई, फटे पुराने कपड़े, गंदे बाल, लेकिन आंखों में सवाल। वह झिझकते हुए अंदर आई और सीधा उस कोने की कुर्सी के सामने जाकर खड़ी हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, क्या यहां बैठ सकते हैं? आयशा उस वक्त काउंटर पर थी। उसने सुना और कुछ देर बाद जाकर बच्ची के पास पहुंची। उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा था जिस पर बस एक शब्द लिखा था, जैस्मिन। आयशा ने पूछा, तुम्हें ये कहां से मिला? बच्ची ने कहा, एक बूढ़े अंकल ने दिया था। बोले, कभी भूख लगे तो यहां आना, कोई ना कोई खाना देगा। और अगर पूछो कि नाम क्या है तो बस कहना, बाबा। आयशा कुछ पल चुप रही, फिर उसने उसे सीने से लगा लिया। वो नहीं रोई, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। बच्ची को खाना परोसा गया और उसी दिन से वह आयशा के साथ काम करने लगी। रात में खाने के पैकेट तैयार करने में मदद करती थी, बच्चों को पढ़ाती थी और सबसे पहले हर दिन उस कोने की कुर्सी पर एक चमेली रखती थी। आयशा ने कभी अब्दुल को पिता के रूप में सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं किया, न अखबारों को बताया, न समारोह किए, लेकिन जो करना जरूरी था वो उसने किया, उसकी विरासत को जीवित रखा। आज श्री अन्नपूर्णा सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं है, यह एक विचार है कि हर व्यक्ति, चाहे वो कितना ही साधारण क्यों न हो, अपनी चुप्पी में भी दुनिया बदल सकता है। और जब भी किसी भूखे को खाना मिलता है या किसी बच्चे को प्यार, तो कोने की वो कुर्सी थोड़ी और चमक उठती है। महीनों बीत गए थे, दिल्ली की सर्दियां लौट आई थीं और श्री अन्नपूर्णा के बाहर फिर वही भीड़ लगने लगी थी जो सर्द मौसम में गर्मा गर्म पराठों, खिचड़ी और मसाला चाय के लिए आती थी। लेकिन अब इस जगह में सिर्फ स्वाद नहीं था, इसमें एक कहानी की खुशबू थी, एक मौन विरासत का स्वाद और एक ऐसी आत्मा की मौजूदगी जो अब भी वहां थी, भले ही दिखाई नहीं देती थी। आयशा अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह अब केवल एक प्रबंधक नहीं थी, वह अब एक उत्तराधिकारी थी, एक बेटी, एक संरक्षक। वह अब्दुल के जीवन का वह अधूरा पन्ना थी जिसे अब उसने अपने हाथों से पूरा लिखना शुरू कर दिया था। एक सुबह जब वह किचन के पीछे के कमरे में पुराने कागजों की सफाई कर रही थी, उसे एक और लिफाफा मिला, बहुत पुराना, पीले पड़ चुके कागज का, जिसके ऊपर लिखा था, अगर कभी मेरी कहानी जानने वाला मिले तो ये उसे देना। लिफाफे में एक पुरानी सूखी हुई चमेली की फूल थी और एक तस्वीर। तस्वीर में अब्दुल बहुत जवान था, मुस्कुराता हुआ, एक छोटे से स्टोव के सामने खड़ा, और उसके बगल में जीनात थी, बाल खुले, चेहरा शांत और गोद में एक नन्ही बच्ची। तस्वीर के पीछे एक वाक्य लिखा था जो दिल चीर देने वाला था, सब छिन गया पर तुम्हारा प्यार बचा रहा। उसके साथ एक छोटी सी चिट्ठी भी थी जिसका शीर्षक था, क्यों चुप रहा? मैंने बोलना छोड़ दिया था क्योंकि बोलने से सब टूट गया था। जब पहली बार जीनात ने कहा कि समाज हमें साथ नहीं देख सकता, तब मैंने समाज को छोड़ने की नहीं,
चुप हो जाने की ठानी। जब उसने तुम्हें दुनिया से छुपा दिया, तब मैंने दुनिया को ही खुद से दूर कर लिया। मैंने कभी सवाल नहीं किया, क्योंकि मुझे डर था। सवाल रिश्तों को तोड़ते हैं, और मैं बचाना चाहता था। मैं चुप रहा, क्योंकि मेरी चुप्पी ही उसकी शांति थी, और बाद में तुम्हारी सुरक्षा। पर अब, जब तुम सब जान चुकी हो, मेरी चुप्पी का अर्थ भी जान लिया है, तो जान लो, मैं कभी गया नहीं था। मैं हर उस रात में था जब तुमने अकेले खाना खाया, हर उस सुबह में जब तुमने स्कूल जाने से पहले अपना बैग खोला, हर उस डर में जो तुम्हें अकेली लगती थी, और अब भी हूं, बस उस कोने की कुर्सी में बैठा, हर आने वाले के लिए एक कहानी लेकर। बाबा। आयशा ने वह पत्र धीरे से अपने हार्ट के पास रखा और एक गहरी सांस ली, जैसे किसी आत्मा ने उसके कंधों से वर्षों पुराना बोझ उतार दिया हो। उसी शाम जब रेस्टोरेंट बंद हो रहा था और सफाई हो रही थी, एक साधारण डाकिया एक छोटा लिफाफा लेकर आया, बिना किसी प्रेषक के नाम के। बस लिखा था, श्री अन्नपूर्णा, उस कुर्सी के पास देना जहां कोई नहीं बैठता। आयशा ने लिफाफा खोला। उसमें एक सूखा फूल था और नीचे एक वाक्य, जिस दिन आत्मा को खाना मिल जाए, उस दिन रोटी से भी ज्यादा स्वाद भरा होता है मौन में। अब हर रात आयशा खुद उस कुर्सी के पास जाती थी। वह बैठती नहीं थी, सिर्फ देखती थी, जैसे कोई मंदिर में दिया रखकर लौटता है। और जब कोई भूखा आता, वह चुपचाप खाना उसके सामने रख देती। बिना पूछे, बिना नाम जाने, बच्चे अब रेस्टोरेंट में पढ़ाई करते थे। हर रविवार जैस्मिन क्लास लगती थी, जहां अब्दुल की तरह बेआवाज कहानियां सुनाई जाती थीं। उनकी कहानियां नायकों की नहीं थीं, न युद्ध की, न राजाओं की। वो उन लोगों की कहानियां थीं जो कभी नहीं बोले पर सबसे ज्यादा दे गए। श्री अन्नपूर्णा अब लोगों के लिए एक अनुभव बन चुका था। एक आदमी जिसने कभी कुछ नहीं मांगा, अब हर किसी की थाली में एक हिस्सा छोड़ गया था। और वो हिस्सा न दाल था, न रोटी। वो हिस्सा था सम्मान, त्याग और मौन में जीते प्रेम का। और जब भी कोई ग्राहक पहली बार आता और पूछता, ये कुर्सी क्यों खाली रहती है, आयशा सिर्फ मुस्कुराकर कहती, क्योंकि कुछ कुर्सियां सिर्फ आत्माओं के लिए होती हैं, और कुछ कहानियां सिर्फ महसूस करने के लिए।